दोस्तों नमस्कार। आज भी एक खबरों से भरा हुआ दिन है। बहुत सी खबरें हैं जिसने हलचल मचाई हुई है। पार्लियामेंट में कुछ हंगामा चल रहा है, तो उधर दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसा ट्वीट किया है जिसको लेकर सरकार थोड़ी पैसोपेश में पड़ गई है। और पार्लियामेंट की बात करें तो वहां गिरिराज सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया है जो उनकी छवि के ही अनुरूप है, लेकिन विपक्षी सांसद भी नहीं छोड़ रहे हैं और ओम बिरला भी काफी असहज से आज नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले मैं बात करूंगी दिल्ली पुलिस की, क्योंकि जिस तरीके से छात्र आंदोलन में छात्रों के साथ बर्बरता हुई और बार बार जवाबदेही मांगी गई अमित शाह से, कि उनसे पूछा गया कि भाई आपकी पुलिस है और बच्चों के साथ इतनी बर्बरता हुई, पैलेट गन उन पर चली, तो भाई तब सरकार की तरफ से जवाब आया, खुद तो वो नहीं आया पार्लियामेंट में, कि भाई ये सब डिसीजन तो जो पुलिस अधिकारी होते हैं, जो डीसीपी होते हैं, जो मौके पे होते हैं, वही फैसला लेते हैं। लेकिन क्या असल में ऐसी बात है? आपको मैं बताती हूँ, आज दिल्ली पुलिस ने एक जो ट्वीट किया है वो क्या बताता है, सुनिए। Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and guidance of Union Home Minister Shri Amit Shah, 274 fugitive criminals were brought back to India from 36 countries between 2019 and 2020-26। तो ये क्या कह रही है दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के मार्गदर्शन में चलकर दिल्ली पुलिस ने 36 देशों से 274 बड़े बड़े अपराधियों को लाकर देश में लेकर आए, उन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल की। साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्हीं के मार्गदर्शन पर काम करते हैं, उन्हीं से दिशा निर्देश लेते हैं। जब इतने बड़े बड़े डिसीजन हो रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आदेश पर, तो ये कैसे कहा जा रहा है कि छात्रों पर जो लाठियां चली, जो पैलेट गन चले, वो इन अधिकारियों ने अपनी मर्जी से चला दिया? तो क्या दिल्ली पुलिस की ट्वीट क्या कह रहा है और अब क्या कहेंगे अमित शाह जी? क्या उन्होंने आदेश नहीं दिया था? तो इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट की बात होगी। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत यादव जी हैं, कई चैनल्स में ये संपादक की भूमिका में रहे हैं, रिपोर्टिंग भी की है और दिल्ली में जिस तरह की राजनीति है उसको भी बहुत करीब से देखा है। दिल्ली पुलिस की जो कार्यशैली है उसको भी नजदीक से जानते हैं, तो ये उसका अच्छी तरह से बखान कर पाएंगे कि दिल्ली पुलिस के इस ट्वीट का आखिर अंतर्निहित क्या है। और शिव जी के साथ हम हैं ही, शिव जी के ही प्लेटफॉर्म पर वो भी लगातार राजनीतिक जो भी परिदृश्य उभरते हैं उनको लेकर अपने बेबाक बयान देते हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पहले विक्रांत जी आपके पास आते हैं। जो दिल्ली पुलिस ने आज ट्वीट कर दिया वो तो बिल्कुल अंतर विरोधी बातें हो गई। सरकार कुछ कह रही है कि हमने तो नहीं दिया ऑर्डर, दिल्ली पुलिस कह रही है कि तो हम सब कुछ इन्हीं के ऑर्डर पर करते हैं। लोग अब सवाल भी कर रहे हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है कि दिल्ली पुलिस अपने आप इतना बड़ा फैसला ले ले और छात्रों पर बर्बरता हो जाए। तो क्या दिल्ली पुलिस के इस ट्वीट ने सरकार को शर्मिंदगी में डाल दिया है, परेशानी में डाल दिया है? क्या देखते हैं आप इसके लिए तर्क? अंशु जी नमस्कार, शिव भाई नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, अभिवादन। देखिए, एक चीज समझनी पड़ेगी, जो दिल्ली की वस्तु स्थिति है, दिल्ली में कोई भी फैसला दिल्ली पुलिस बिना राजनीतिक इंस्ट्रक्शन के दिल्ली पुलिस के लिए इतना बड़े फैसले लेना आसान नहीं होता। दिल्ली में मुख्यमंत्री की हो सकता है बात ना सुने दिल्ली पुलिस, लेकिन उपराज्यपाल और गृह मंत्री, क्योंकि उनके जो असल बॉस हैं दिल्ली पुलिस के, वो यही है और इनकी बात उन्हें सुननी ही पड़ती है। तो इस तरीके का फैसला किसी भी आंदोलन में, आप पैलेट गन चलाने की बात कर रहे हैं, इवन की लाठी चार्ज भी करना है या नहीं करना है, इस तरीके के फैसले भी लगभग राजनीतिक फैसले ही होते हैं और उनको राजनीतिक तौर पर ही लिया जाता है कि किस लेवल तक, कहाँ तक सख्ती बरतनी है, कहाँ पर जाकर के रोक देना है। दिल्ली का इसी तरीके से हमेशा से चलता आया है। जब से हम लोग मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ, दिल्ली में पला बड़ा और दिल्ली को जब से समझा, तो इसी तरीके से दिल्ली का काम चलता रहा है। तो देखिए, बेसिकली आज 13वां दिन है संसद में और संसद में विपक्ष की क्या मांग है? विपक्ष की एक मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और ये बताएं कि आदेश किसने दिया, किसने वो आदेश दिया था कि पैलेट गन चलाया जाए। तो अब सरकार इसमें फंसी हुई इसलिए है क्योंकि गृह मंत्री सदन में आकर ये तो बोल नहीं सकते कि उन्होंने ये आदेश नहीं दिया।
ये दिल्ली पुलिस ने अपने आप आदेश दिया, ये कहना भी उनके लिए बहुत ही खराब हो जाएगा और वो ये भी नहीं कह सकते कि ये आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया। तो इस समय इसी कारण विपक्ष ने एकदम कमजोर नस दबाई हुई है सरकार की और इसीलिए बैकफुट पर सरकार दिखाई भी दे रही है, क्योंकि उनके लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है, इसका सीधा जवाब देना कि आखिर किसने आदेश दिया। और दिल्ली में 50 आंदोलन हमने देखे, 50 आंदोलन कवर किए, यहाँ तक कि बाबा रामदेव के आंदोलन में जिस समय रात को वो वहां से भागे थे रामलीला मैदान से, उस रात भी मैं वहां पर था। अन्ना आंदोलन मैंने पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक, जब तक राजनीतिक पार्टी बनी उसके बाद भी कवर किया। किसी भी आंदोलन में इस तरीके से नहीं देखा गया कि पैलेट गन का कभी इस्तेमाल हुआ हो। रामलीला मैदान में जब रात को, आधी रात को दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई की थी, लाठीचार्ज भी हुआ, वहां पर आंसू गैस के गोले भी छूटे, लेकिन पैलेट गन का इस्तेमाल कभी भी दिल्ली में होते हुए नहीं दिखाई दिया। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि छात्रों के आंदोलन में इस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर सरकार फंसी हुई है और सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। अंशु जी, शायद कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आई है। विक्रांत जी, एक बड़ी अहम सवाल यह है कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो दिल्ली पुलिस अपनी बॉल केंद्र सरकार की ओर फेंक रही है, गृह मंत्री की ओर फेंक रही है और सरकार उसे पुलिस, एसडीएम और डीएम पर फेंक रही है। इसका जीता जागता ये उदाहरण हम लोगों के सामने हैं 2-3। पहला उदाहरण है कि ताज़ा अभी दिल्ली में दंगा हुआ, इस दौरान बीच में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। अगर हम बात करें इन सभी परिप्रेक्ष्य में तो एक बात तो साफ समझ में आती है कि अगर हम गलती समाजवादी पार्टी को राम मंदिर की यानी मुलायम सिंह पर बताएं कि राम मंदिर पर गोली चलवा दी, अखिलेश यादव पर कहें कि मुजफ्फरनगर का दंगा आपने करा दिया, दिल्ली का दंगा केजरीवाल के ऊपर रख दिया, जबकि दिल्ली पुलिस का कोई लेना देना केजरीवाल से नहीं था, तो भाजपा अपने हिसाब से क्यों नैरेटिव करती है और उसे हम सब स्वीकार कर लेते हैं। वो जो कह दें वही सही, मोदी शाह कहें वही सही, बाकी सब। ये नैरेटिव हम कब तोड़ पाएंगे? जिस दिन तोड़ लिया उस दिन ये नजर नहीं आएंगे। देखिए दिक्कत ये है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नैरेटिव को सब लोग सच मान लेते हैं। हम जैसे कुछ लोग, आप लोग हैं जैसे जो कुछ लोग लगातार इस पर बात करते हैं और जनता भी अब ये जानने लगी है क्या अधिकार है, क्या जवाबदेही है, आदेश क्या होता है। अब एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं हो सकते। अगर आप कार सेवकों पर गोली चलवाने के लिए आज तक मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो फिर छात्रों पर पहले लिए गृह मंत्री कैसे नहीं होंगे? इस बात का एक सवाल, एक जवाब होना चाहिए। अगर यहाँ वहां पर राजनीतिक लीडरशिप जिम्मेदार थी तो यहाँ पर भी राजनीतिक लीडरशिप की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। लेकिन बीजेपी का जो एक कहा जाता है कि इसका जो IT सेल है वो इस तरीके से प्रोपेगेंडा को फैलाता है कि लोगों के लिए सच और झूठ के बीच का भेद कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार सच और झूठ के भेद के बीच में फंसकर जो असल सच है वो कहीं पीछे रह जाता है। और दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री, आप ये समझिए कि सरकार इस सत्र में, मानसून सत्र में अनेकों बिल लेकर आना चाहती थी जो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट पर थी और सरकार को ये लग रहा था कि इस समय उसकी राजनीतिक स्थिति बहुत शानदार है और वो बड़े आराम से अपने बिल पारित करवा लेगी। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार आज 13वें दिन भी संसद चलाने में कामयाब नहीं हो पाई है। अभी जब आप और हम बातचीत कर रहे हैं उस समय भी लोकसभा एडजॉर्न है, 2 बजे तक के लिए एडजॉर्न की गई है। तो ये एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष ने इस बार सरकार को ऐसे मुद्दे पर पकड़ा है जिसके लिए सरकार के लिए ऐसी स्थिति बन गई कि ना तो वो उगल पा रही है, ना उसे निगल पा रही है, ना ये कह पा रही है कि ये राजनीतिक फैसला था, ना ये कह पा रही है कि ये प्रशासनिक फैसला था, क्योंकि दोनों ही सूरतों में जवाबदेही सरकार की बनेगी और सरकार को ये अच्छे से मालूम है कि दोनों ही सूरतों में उसने एक भी बात को स्वीकार किया तो उसके लिए फिर आगे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जी, आशीष जी जिस तरह से बता रहे हैं कि पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है, ये सही बात है कि पार्लियामेंट चलाने में हम ही लोगों का, सबका टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया जाता है, लेकिन पार्लियामेंट में जो जनता के मुद्दे उठने हैं वो उठ नहीं रहे। सरकार के जिन मंत्रियों को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को आकर बयान देना है वो दे नहीं रहे, रोज हंगामा हो रहा है और इसमें तो अब सत्ता पक्ष की तरफ से ज्यादा हंगामा हो रहा है, विपक्ष से कम। ये भी देखा गया है कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष ने ज्यादा हंगामा किया। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है,
गिरिराज सिंह जी हैं, मतलब अभी अभी बांकीपुर में उनके बिहार में इतनी बड़ी हार हुई है, वहां तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट नहीं बचा पाते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। आज पार्लियामेंट में भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें कर दी हैं अपने स्वभाव के अनुसार। क्या कुछ उन्होंने कहा है? किस, क्योंकि बयानवीर तो वो हैं, क्या कह दिया आज उन्होंने? दरअसल बीजेपी में 2-3 लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को हमेशा फंसाने का काम करते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है बेटा तुम कहते रहो, फिर उसी मुद्दे पर मीडिया आ जाती है तो हमारा आधा काम खत्म हो जाता है, हम फंसते नहीं हैं, तुम हमें निकालने का काम करते हो। जैसे निशिकांत जी पहले बयानवीर थे, लेकिन जब से उन्होंने अखिलेश यादव से माफ़ी मांगी है तब से अब उनकी इमेज कुछ गिर गई कि तुमने तो झट सीधे बयान भी दे दिया और जब कोर्ट में फंसते नजर आए तो माफ़ी मांगी। ऐसे ही आज गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को बता दिया कि वो राम मंदिर नहीं गए हैं, राम मंदिर पर क्यों सवाल करते हैं, और वो देश में विद्रोह कराना चाहते हैं, वो विदेशों से मिले हुए हैं। मैं ये विदेशों से मिला हुआ नहीं समझ पाया कि 12 साल से तुम्हारी सरकार है, 13वीं साल में चली गई है, जांच कौन करेगा? ये विदेश से मिले हुए लोग भारत में आ जाते हैं, ये जांच कौन करेगा? इसका मतलब पूरी तरीके से सरकार का आई भी फेल है, पूरी तरीके से सरकार की इंटेलिजेंस फेल है, पूरी तरीका से सरकार का गृह मंत्रालय फेल है कि आपको विदेश से आ रही बातों को पता ही नहीं लगता। ऐसे ही जंतर मंतर के आंदोलन पर कहा गया, विक्रांत जी को याद होगा, और उसके बाद एमएचए ने मना कर दिया कि कोई विदेशी गतिविधि नहीं है, विदेश मंत्रालय ने मना कर दिया कि कोई गतिविधि नहीं है। तो आखिर या तो गिरिराज सिंह पूछते नहीं है। आपने देखा है कि एक वीडियो वायरल हो गया था, कुत्ता बिलार कोई किसी को भी टिकट दे दो, रविशंकर जी का, और वो वीडियो का उन्होंने जब तक परिणाम नहीं आया तब तक खंडन नहीं किया। अगर जीत जाते तो वो फिर कहते जाके कि मैंने पहले ही कहा था, लेकिन जब हार गए तो उन्हें यह लगा कि हमारे तो गृह दशा बीजेपी में पहले से खराब है, और अगर कहीं समीक्षा हुई और उसमें यह आ गया कि ये रविशंकर के बयान से हम चुनाव हार गए, तो वो सब चैनलों पर जा जाके सफाई दे रहे हैं कि मेरा पूरा बयान नहीं चला। भैया उस दिन क्यों नहीं कहा जब आधा चला? ये आप 20 दिन बाद क्यों कह रहे हो सफाई? इसका मतलब बीजेपी में गाज तुम पर न गिर जाए, इसलिए आप खुद को बचाने के लिए आप ये नैरेटिव सेट कर रहे हो। आपने उसके लिए नहीं किया, उसके लिए करते तो उसी दिन करते। और काट छांट के सिखाया किसने? तुम्हारे आईटी सेल ने। जब राहुल गांधी आलू से सोना बना दिया, अखिलेश यादव के पिताजी को तुमने थप्पड़ मरवा दिया, सिखाया किसने? अब खुद पर आ पड़ी है तो कहते हो मेरा बयान तोड़ मरोड़ काट छांट, ये एक नया कल्चर आ गया है। उसी में से तो काटा गया जो आपने बोला है, कोई अलग से उसने एक शब्द जोड़ दिया हो तो बताओ। आप आईटी सेल आपका फ्लॉप, आप फ्लॉप। अब आज फिर इंतजार कीजिए कहीं साहिब हमारे रात को फिर कुछ जाग जाएं। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी बहुत भयंकर बुरे दौर से गुजर रही है। 3 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद थे, उनको कल नोटिस जबलपुर हाईकोर्ट ने दे दिया है। अगर वो सुनवाई हो गई और तीनों का चुनाव निरस्त हुआ तो 3 की सीट चली जाएगी, 3 पर जवाब दाखिल करना पड़ेगा, दोबारा चुनाव होगा, और वो चुनाव होगा दोबारा, अभी से हम आज बताए दे रहे हैं। और बीजेपी ने दतिया पर 1000 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया। वो हिंदू नहीं रहे जो कल तक दिन और रात जय श्री राम के नारे लगाते थे। ये हिंदुओं को समझना चाहिए, ये हिंदू में भी एक सिलेक्टिव ग्रुप को अपना हिंदू बनाना चाहते हैं। ये जिस दिन हिंदू समझ गया, जितना सनातन का नुकसान भाजपा और आरएसएस ने किया है उतना सनातन का नुकसान किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति ने नहीं कर पाया। कहते हैं ये मुसलमानों ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया जितना इन्होंने अपभ्रंश किया है। कांवड़ की यात्रा में अंशु जी अब तक 21 लोगों की जान चली गई है, सैकड़ों घायल हैं, पुलिसकर्मी पिट रहे हैं, 30% लोग आस्था के साथ जा रहे हैं, 70% कैसे जा रहे हैं मैं कुछ नहीं कहूंगा, लोग आ जाएंगे, टूट पड़ेंगे हम पर। अभी तो किसने बिगाड़ा सनातन? अब इस पर आप पुष्प वर्षा कराओगे क्या? समाज को बना दिया सिर्फ इसलिए कि 2027 का चुनाव हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पर ले जाके जीता जा सके। तुम्हारे पास 10 साल योगी आदित्यनाथ जी के पास हो गए, 12 साल युग पुरुष विष्णु के अवतार के हो गए, एक आज फिर बाबा कह रहे हैं परमहंस जी।
कि चंपत राय भगवान के अवतार है। अब तो मोदी जी को छोड़ दो, चंपत राय भी भगवान के अवतार हो गए, अभी बाइट आ गई है उनकी। हाँ तो हमें तो तय ये बता दो कि हमें पूजा किसकी करनी है। हमें तो तभी पता लग गया था कि विष्णु का अवतार कोई नया आएगा जब हनुमान जी को गाड़ी के आगे नचाया जा रहा था। हमने कहा हनुमान जी तुम्हारा नंबर कट गया, कोई नया आ जाएगा, उसकी पूजा करनी पड़ेगी। कहां आ गए हैं हम। जी, लेकिन हनुमान जी ने पूरा काम कर दिया कि भैया तुमने नचाया अपनी गाड़ी के आगे, तुम्हारा हम खेल खत्म करें पहले। उन्होंने कर दिया खेल। सब सवाल ये नहीं है कि गिरिराज सरी के लोग, निशिकांत जैसे लोग विपक्ष में नहीं है, विपक्ष में भी है, लेकिन विपक्ष का एक दायरा रहता है। जैसे ही कोई गलत बोलता है, उसकी पार्टी के अध्यक्ष, उसकी पार्टी के नेता उससे किनारा करके कहते हैं उनका निजी बयान है। लेकिन यहां कोई डिनाई नहीं करता, इसीलिए बयानवीर बने हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। और उनको समझ नहीं आ रहा, जैसे आप खुद बता रहे थे, चंपत राय आज प्रकट हुए अयोध्या में और वो बड़े शान से बोल रहे हैं कि मैं तो अयोध्या छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मतलब कोई शर्मसार नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब बोला और अपना चले गए कि मैं अयोध्या छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। आपने जो कहा है कि फिर ये विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे वो मीडिया से नाराज थे कि मीडिया ने हमारा चरित्र हनन किया, वो मीडिया पे नाराज थे। कमरे से जहां थे वहां से सब मीडिया के लोगों को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया, निकालो इन्हें बाहर, सबको गेट बंद कर लिया अंदर से। यही होना है। एक और पार्ट रह गया है। विक्रांत जी का तो अपना लंबा अनुभव है, एक और पार्ट रह गया है। विक्रांत जी को याद होगा, आपको भी याद होगा, जब हम लोग किसी मिनिस्टर के यहाँ जाते थे तो वहाँ पहले से हमारी एंट्री और सब कुछ तैयारी रहती थी, हमें कोई रोकता नहीं था। और कलेक्टर और डीएम, कलेक्टर और एसपी के दफ्तर में तो कभी किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं पड़ी। अब एंट्री नहीं होती है, बिठा दिया जाता है, कहता है पर्ची लिख दो। अब पर्ची के बाद अंदर से जवाब आएगा कि नहीं आएगा, फिर भी बेशरम लोग वहाँ बैठे रहते हैं। तो अपन तो जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि इतना देर है नहीं हमारे पास कि हम आपका इंतजार करें, और इतनी हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके बिना हमारा काम चलेगा नहीं। तो ये बड़ा विचार की व्यवस्था है कि चंपत राय सरीखा आदमी जो चढ़ावा चोरी में सबसे प्रमुख आरोपी होना चाहिए, वो मीडिया के लोगों को धक्के मारकर निकलवा रहा, कह रहा जाओ हम यहीं रहेंगे। और हम कहाँ पहुंच गए हैं हम। जी, ये इतना दम्भ और इतना अहंकार इनमें आता कहां से है, ये हैरानी की बात है। अभी दतिया और बांकीपुर में इनको सबक मिला ही है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि भाई अब विभाजन की राजनीति नहीं चल रही है और ये कॉकरोच भी अब अंदर नहीं जा रहे हैं। विक्रांत जी, जिस तरीके से देख रहे हैं कि ये आंदोलन इन्होंने सोचा कि भाई जिस तरीके से सोनम वांगचुक को इन्होंने जूस पिला दिया और सामने डालने की कोशिश की, लेकिन युवाओं ने उन बातों को नहीं माना। आज भी अभिजीत दीपके के घर में औरंगाबाद में एक मीटिंग हो रही है महाराष्ट्र में, और उन्होंने कहा है कि हम आगे की अपनी रणनीति तय करेंगे जब तक कई सुधार नहीं हो जाते। ये तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो एक पहली मांग थी, एक मांग थी। हमें तो बहुत सुधार करवाने हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने ये कहा है। फिर भी ये उल्टे काम कर रहे हैं कि अभिजीत दीपके से इस तरह के सवाल पूछवाए हैं, आरटीआई लगवा रहे हैं कि भाई ये बताओ कि तुमको अमेरिका में पढ़ाने के लिए पैसा तुम्हारे माँ बाप के पास कहाँ से आया। मतलब अगर कोई एक मॉडेस्ट साधारण परिवार से है, कोई निम्न जाति से है, तो मतलब वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि वो अमेरिका जाके पढ़ लें। आप उनसे सवाल करो, भैया आपने नेताओं के बच्चों से तो सवाल नहीं किया कि तुम कैसे चले जाते हो अमेरिका, जाके पढ़ लेते हो, वहां की डिग्रियां ले आते हो। सभी नेताओं के लगभग बच्चे बाहर ही पढ़ रहे हैं, तो वो तो नहीं तुम सवाल कर रहे हो आरटीआई लगा के। तो अभिजीत दीपके ने भी कह दिया कोई बात नहीं, हम भी बता देंगे, हिसाब दे देंगे कागज, पहले वो अपनी डिग्री बता दें। तो ये समझ नहीं रहे कि आप रील बना लो, कुछ कर लो, आपका पाला अब एक दूसरी तरह की पीढ़ी के साथ पड़ गया है, जो मिलेनियल्स नहीं है, जो एक्स नहीं है, जिनको आपने धर्म की अफीम चटा चटा के पागल बना के रखा हुआ था, बेवकूफ बना के रखा हुआ था। विक्रांत जी ये समझ नहीं रहे, अभी भी पार्लियामेंट में अभी भी जरूरी मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, और फिर वही कर रहे हैं, ये दमन किया जाए, चुप कराया जाए, ट्रोल किया जाए। सरकार को सोचना चाहिए कि अब बहुत मुश्किल है उनके पास, मंथन करें और इन बातों को छोड़ें। आपका क्या नजरिया है?
देखिए अंशु जी, सबसे बड़ी बात ये है ना कि हम लोगों ने जो सही सवाल है वो सरकारों से करना एकदम छोड़ दिया है। पिछले 10-12 सालों से तो एकदम छोड़ दिया है। अब गिरिराज सिंह की अगर हम बात करें, उनके बयान आमतौर पर आप देखती सुनती हैं, जो भी उनके बयान आते हैं उसका कोई सिर पैर नहीं होता। कभी किसी को पाकिस्तान भेजना, किसी को हिंदू मुसलमान करना, यही बयान। अब उनके पास जो मंत्रालय है वो सोचिए कितना महत्वपूर्ण मंत्रालय है। टेक्सटाइल मंत्रालय के वो मिनिस्टर हैं, और टेक्सटाइल मंत्रालय अगर मंत्रालयों की दृष्टि से देखा जाए तो कृषि मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला मंत्रालय होना चाहिए। और इसमें इतनी योजनाएं शुरू की इन्होंने, इतनी बातें की, वो जो कहा जाता है कि मार्केटिंग की बात, पीएम मित्रा की बात ले लीजिए, पीएलआई की बात ले लीजिए, समर सिटी की बात ले लीजिए, तमाम योजनाओं का इन्होंने जिक्र किया, लेकिन धरातल पर क्या उतरा, क्या उनका प्रभाव लोगों के जीवन में आया? बिल्कुल नहीं आया। लेकिन उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि भारत अगर टेक्सटाइल में जो भारत के पास संभावनाएं हैं, भारत के पास सस्ता लेबर भी है और भारत के पास असीम संभावनाएं हैं, लेकिन निर्यात में, टेक्सटाइल निर्यात में आज भारत की क्या स्थिति है ये दुनिया में किसी में छिपी नहीं है। कच्चा माल हमारे पास सस्ता, हमारे पास श्रमिक सस्ते, हमारे पास बड़ा उद्योग, इसके बावजूद वैश्विक टेक्सटाइल में हमारा स्थान जो है वो वियतनाम और बांग्लादेश से भी पीछे है। तो इन सब चीजों पर हम अपने टेक्सटाइल मिनिस्टर से बात नहीं करते। यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि उनसे पत्रकार लोग भी जो सवाल पूछते हैं वो हिंदू और मुसलमान की बात पूछते हैं। शायद मेन स्ट्रीम मीडिया को भी ये पता है कि उनसे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री या उनके संबंधित मंत्रालय की बात की जाएगी तो शायद वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जैसा जो मंत्रालय है वो पूरी तरीके से टिका हुआ है एमएसएमई पे, यानी कि जो छोटे और मध्यम लघु उद्योग है उन पर। लेकिन उनकी क्या स्थिति है देश में किसी से छिपी हुई नहीं है। महंगे लोन, दूसरी तरह तमाम समस्याएं उनके सामने है। तो कोई तो ये पूछिए कि आखिर क्या कारण है कि चीन को, चलिए मान लीजिए आपसे बहुत आगे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में, लेकिन वियतनाम, बांग्लादेश आपके बगल का देश, छोटा सा देश, वो आपसे क्यों आगे? तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा कहता है कि हमारी कपास का उत्पादन हमारा बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता टेक्सटाइल मिनिस्टर और कृषि मंत्रालय से कि आखिर क्यों प्रति हेक्टेयर जो उपज है कपास की वो हमारी सबसे कम है। ये सब सवाल जब तक हम अपने मंत्रियों से नहीं पूछेंगे, उनकी जवाबदेही तय नहीं करेंगे। अब ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब शायद मुश्किल होंगे, असहज होंगे। तो किसी को पाकिस्तान भेज देना, किसी को सोरोस का एजेंट बता देना, किसी के माँ बाप ने विदेश में कैसे पढ़ाया ये पूछ देना। अब कोई हम नहीं पूछ रहे कि हमारे बच्चे कहाँ और कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये सब सवाल पूछना सबसे आसान है। अरे भाई आपके पास सबका रिकॉर्ड है, आदमी 10 रुपए का खर्चा नहीं कर सकता अपने खाने के जाने के गोत्रों के अलावा। तो ये अपने आप पर सवाल उठाते हैं। रोज किसी का चीन से संबंध, किसी का पाकिस्तान से संबंध, किसी का सोरोस से संबंध। अरे भाई अगर इतने संबंध आपको मालूम है तो उनको बंद कीजिए ना जेल में। सत्ताधारी दल हैं। तो दिक्कत यही है, जब तक हम अपनी सरकारों से जवाबदेही नहीं लेंगे। बच्चों ने एक बार जवाबदेही ली तो समझिए कि गले तक हड्डी अटक गई, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर सरकार से जब भी आप जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, ये सरकार फंसते हुए दिखाई देगी। और बच्चों ने जिस तरीके से फंसाया एजुकेशन के मुद्दों पर, और मैं थोड़ा सा अभिजीत और उनकी मीटिंग की भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये बड़ा सवाल उठ रहा था कि वो राजनीति में आएंगे, नया राजनीतिक दल एक बनाएंगे। उन बच्चों ने अभी तो फिलहाल ये साफ किया है, कॉकरोच जो उनकी मीटिंग हुई है, कि वो कोई राजनीतिक दल नहीं बनाने जा रहे, लेकिन वो एक प्रेशर ग्रुप के रूप जो समाज में, आप याद कीजिए लेफ्ट के जब 2014 से पहले का दौर, लेफ्ट की जो राजनीतिक ताकत थी वो राजनीतिक के साथ साथ एक प्रेशर ग्रुप का भी काम करती थी। और इस देश में लेफ्ट के खत्म होने से, लेफ्ट विचारधारा के खत्म होने से, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खामियाजा हुआ है कि प्रेशर ग्रुप खत्म हो गया। जो सरकारों पर, उनके पास अगर विधायक सांसद नहीं भी होते थे तो वो एक प्रेशर ग्रुप का काम करते थे। आज भी आप देखिए जंतर मंतर पर आप कभी भी चले जाइए, कोई ना कोई लेफ्ट समर्थित दल छोटा मोटा 5-7-10 लोगों का वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहा होता था। तो समाज में प्रेशर ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। और अगर कॉकरोच जनता पार्टी इस तरीके के ग्रुप के रूप में काम करेगी तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोकतंत्र को चलाने के लिए ये दबाव समूह भी बहुत बड़ा काम करते हैं, और ऐसे दबाव समूहों का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आवाजें जो कॉकरोच के द्वारा निकाली जा रही है वो वाकई जवाबदेही मांग रहे हैं। शिव जी, आपके पास आखिरी सवाल के लिए मैं आना चाहूंगी कि जवाबदेही तो मांगी जा रही है, लेकिन जवाब कोई दिया नहीं जा रहा है। अभी दतिया और बांकीपुर में बुरी तरह हारे हैं,
27 का यूपी का चुनाव इनके सामने है। इनका जो इतना घमंड है, वैसे तो जेनजी ने इनका घमंड चकनाचूर कर दिया है, फिर भी ये संभल नहीं रहे हैं। चुनाव में अभी इनकी हार हो गई है। हालांकि लोग कहने वाले तरह तरह के कह रहे हैं कि भाई क्या पता दिखाने के लिए ईवीएम के ये मतलब हार भी अपनी करवा लेते हो, ऐसे नहीं तो इनके पास ज्ञानादेश तो रहता है। ये भी तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन फिर भी ये नहीं लगता कि बीजेपी जैसी पार्टी, वो तो हर चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, और वो भी उनके प्रेसिडेंट का चुनाव, क्या उसको इतने हल्के में उसने लिया होगा? लगता नहीं है। बड़ी बात यही है यहां से यूपी के लिए 2027 के लिए क्या संदेश जा रहे हैं, और जो इनकी पूरी घमंड भरी राजनीति है, क्या 29 का मुंह ये देख पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। अंशु जी, कल पहली मर्तबा मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने कुशवाहा समाज से माफी मांगी है। भाजपा माफी नहीं मांगती। उन्होंने एक बयान दिया था कि कुशवाहा समाज तो लुढ़कना लोटा है, ये कहावत है भिंड की कि तुरंत लुढ़क जाता है। ये कब कहा था? चुनाव में। चुनाव गए कितने दिन हुए, वोटिंग कल खत्म हुई है। तो कल उन्होंने एक लेटर लिखा कि मैं कुशवाहा समाज से जो शब्द कुछ मैंने बोले थे, अगर उनसे आपको कुछ खेद कष्ट हुआ है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं और क्षमा याचना करता हूं। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर, जो कभी भारत सरकार के कृषि मंत्री, बड़े ताकतवर नेता हुआ करते थे, इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने लिखा है। रविशंकर का आप हश्र देख रही हो। क्या ये आपको लगता है कि खुद हारी है बीजेपी? अगर खुद हारी होती तो ये कोई सफाई नहीं देने आते। उन्होंने कहा वो तो हारनी थी। ये कह के क्या है, एक चीज जरूर सामने आती है कि जो ईवीएम का बड़ा हिसाब खेल होता है, उस समय विपक्ष थोड़ा हताश हो जाता है, कह ही नहीं पाता, क्योंकि अभी उपचुनाव जीत गए हैं तो कल कैसे आरोप लगाएंगे। ये बात मैं आपकी बिल्कुल मानता हूं। इस समय चुनाव ठीक तरीके से हो जाता है उपचुनाव में। अगर उपचुनाव भी गड़बड़ करेंगे तो फिर बचेगा क्या? तो असलियत यही है जो उपचुनाव के परिणाम है कि पूरा देश बीजेपी को नकार चुका है। हर राज्य में ये चुनाव हार जाएंगे अगर चुनाव आयोग दम ना दे। हर राज्य में ये देश का चुनाव हार जाएंगे। और अंशु जी, ये अगले 6 दिन तय करेंगे 2029 का चुनाव। अगले 6 बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आज की डेट में लोकसभा चुनाव हो जाए, अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव हो जाए, तब बीजेपी को पता चल जाएगा अगर पारदर्शी तरीके से कि वो जमीन में कहां खड़ी है। बिल्कुल उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। खैर, बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये जवाबदेही की अनदेखी कर रहे हैं, लोगों की सुन नहीं रहे हैं, तो ये बीजेपी को भारी पड़ सकता है। चुनावों में तो देख ही लिया गया है। ये जानना बहुत जरूरी है कि अभी भी देश के अंदर लोकतंत्र की आवाजें बची हुई है, क्योंकि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, और ये आवाजें जो हैं वो युवाओं की शक्ल में आ रही है, जेनजी की शक्ल में आ रही है। तो आप अब जवाबदेही लीजिए, इन्हें अनसुना मत कीजिए और इनको गुमराह भी मत कीजिए तरह तरह की बातों से। जो सही जवाब है वो दीजिए, जो सही समाधान करने वो कीजिए। अन्यथा जो दतिया और जो बांकीपुर में हुआ है, तो देश भर में आपका वही जेनजी कर देगी। कहीं यही जा रहा है कि भाई ये तो जेनजिया गए हैं, तो वही जेनजिया जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दर्शकों, आपसे यही कहना चाहेंगे, चर्चा आपको कैसी लगी इस पर आप जरूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि हम जैसे लोगों की निर्भीक पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपका सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी है। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। विक्रांत जी आपका शुक्रिया, शिव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों धन्यवाद, नमस्कार।